मैं मनोज प्रधान अपने YouTube चैनल प्रधान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो PCS, RO, ARO, पेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अब आइए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1। 1924 ईस्वी में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विकल्प है जगजीवन राम, घनश्याम दास बिड़ला, भीमराव अंबेडकर और अमृतलाल ठक्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है? विकल्प है कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और MG रनाडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद नामक 3 क्रमिक चरणों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उल्लेख किया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए। कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विकल्प है ए, केशव चंद्र सेन, बी, देवेंद्र नाथ टैगोर, सी, राजा राम मोहन राय और डी, आशुतोष मुखर्जी। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए। विजयनगर के किस राजा ने सर्वप्रथम अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? विकल्प है ए, हरिहर प्रथम, बी, बुक्का प्रथम, सी, हरिहर द्वितीय और डी, देवराय प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में घोड़ों को शामिल करने के लिए जो है फारस और अरबी 2 जगहों से घोड़ा खरीदा था। अतः इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, देवराय प्रथम। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार नहीं थे? विकल्प है ए, दुर्गादास, बी, शिशिर कुमार घोष, सी, जेम्स अगस्त हिक्की और सी, कस्तूरी रंगा अय्यर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दुर्गादास। जो दुर्गादास थे यह 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार नहीं थे। ये बाकी तीनों लोग, शिशिर कुमार घोष, जेम्स अगस्त हिक्की और कस्तूरी रंगा अय्यर, तीनों लोग जो है 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे, किंतु ये दुर्गादास जो है 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार नहीं थे। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए, बाबर, तुजुक बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, बदायूनी तबकात अकबरी, जहांगीर तुजुके जहांगीरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तबकात अकबरी। यह बदायूनी की रचना नहीं है। बदायूनी ने तबकात नासिरी नामक ग्रंथ लिखी थी, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? विकल्प है 1700 ईस्वी, बी 1721 ईस्वी, सी 1725 ईस्वी और डी 1757 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प ए 1700 ईस्वी। 1700 ईस्वी में ही फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंसी जो है अस्तित्व में आ गई थी। और यह कहाँ पर स्थित फोर्ट विलियम? यह है कलकत्ता में थी। उस समय कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। कब? 1700 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? विकल्प है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम को जो है पंडित चोल की उपाधि प्राप्त थी और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अगला प्रश्न देखिए। शक, क्षत्रप और सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। ए 1:10, बी 1:14, सी 1:20 और डी 1:35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1:35। जो शक शासक थे उनमें और जो सातवाहन शासक थे उनमें स्वर्ण और रजत सिक्कों का जो अनुपात था वह अनुपात था शक और सातवाहन कालों में 1:35 का था। सब विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। संस्कृत के ग्रंथ हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। विकल्प है दारा शिको, ताजुल माली, अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हितोपदेश। हितोपदेश जो संस्कृत का ग्रंथ था और इसका फारसी अनुवाद जो है ताजुल माली ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हिंदू देवी की आकृति वाला सिक्का जारी करने का आदेश दिया था? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बाबर, सी मोहम्मद गोरी और डी महमूद गजनवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ही अपने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति जारी करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न देखिए। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने उपहार भेंट किया था? विकल्प ए रोल्ट, बी हेनरी ऑक्सीडेंट, सी विलियम फिंच और डी विलियम लैंगहॉर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हेनरी ऑक्सीडेंट। हेनरी ऑक्सीडेंट ने ही राज्याभिषेक, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उनके दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उपहार लेकर के उपस्थित हुआ था। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता है? विकल्प ए पुत्रिका पुत्र, बी कनीन, सी गुढ़ज और डी पारसव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कनीन। विकल्प बी कनीन, यानी कि जो अविवाहित कन्या होती थी उससे पुत्र उत्पन्न होता था उसको जो है कनीन कहा जाता था। तब विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? विकल्प ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी खजुराहों का कंडारिया महादेव मंदिर, सी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और डी भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और यह कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। यह कानपुर में है और सिरपुर का लक्ष्मण जो ईंटों से बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान, सर अली इमाम और अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरविंद घोष। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति कौन सी समिति थी? 1928 ईस्वी में
नेहरू कमेटी गठित हुई थी और इनको चुनौती कौन दिया था? बर्किनहेड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने चुनौती दिया था कि भारतीय अपना संविधान बना करके दिखाएं। तब 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था नेहरू कमेटी, और नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 में सौंप दिया और जिसमें जो है भारतीय संविधान आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। तो नेहरू समिति में सुभाष चंद्र बोस भी थे, GR प्रधान भी थे, सर अली इमाम भी थे, बट अरविंद घोष नहीं थे। तो इस प्रश्न में पूछा गया कौन नहीं था, तो सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने की थी? विकल्प है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र और राजेंद्र तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अधिराजेंद्र। चोल वंश के एक बहुत ही मतलब ऐसे राजा थे जो जनता में प्रिय नहीं थे, इसलिए क्रुद्ध भीड़ उनकी हत्या कर दी थी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अधिराजेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विकल्प है कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और लाहौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दिल्ली। दिल्ली में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? विकल्प ए सातवाहन, बी इक्ष्वाकु, सी गुप्त और डी वकाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को मानती थीं और पुरुष जो थे वैदिक धर्म को मानते थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इक्ष्वाकु। अगला प्रश्न देखिए, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? विकल्प है विम कैडफिसस, कनिष्क प्रथम, हुइस और वासुदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हुइस्क। हुइस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, जो कुषाण वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। अगला प्रश्न, किस वेद को संगीत प्रधान वेद कहा जाता है? विकल्प है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सामवेद। सामवेद को में जो है संगीत की जानकारी मिलती है और इसीलिए जो है सामवेद को संगीत प्रधान वेद भी कहा जाता है। तब विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, स्टुगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? विकल्प ए GS ढिल्लो, बी BD सावरकर, सी मैडम भीकाजी कामा और डी SC बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मैडम भीकाजी कामा। एक ऐसी महिला थी जो स्टुगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन वह महिला थी जो विदेशों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो उत्तर आता है मैडम भीकाजी कामा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात शामिल था? विकल्प ए मुद्रा राक्षस, बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख और डी चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा अभिलेख।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से ही चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के शामिल होने की जानकारी हमको मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? विकल्प ए बसावन, बी केशव, सी मुकुंद और डी दसवंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दसवंत। दसवंत अकबर के समय के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और अकबर ने उनको टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन कुछ वर्षों ही बाद यानी 1580-82 के आसपास इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। दसवंत जो है बाद में आत्महत्या कर लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दसवंत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? विकल्प ए हर्ष, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी वाकपति द्वितीय और डी भोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वाकपति द्वितीय। वाकपति द्वितीय ने मुंज सागर नामक तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, तालाब खुदवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? विकल्प है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी सिकंदर लोदी और डी शेर शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारण का समर्थन नहीं करता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का निर्धारण बिस्वा जैसी भूमि माप की पद्धति के आधार पर किया था। सिकंदर लोदी ने भी किया था और शेरशाह सूरी ने भी। ये तीनों राजा जो है भूमि मापन के द्वारा ही राजस्व निर्धारण के समर्थन में थे, जब गयासुद्दीन तुगलक जो है भूमि मापन से संबंध नहीं था। तब विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? विकल्प है नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। इन चारों सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? अब विकल्प दिखे ए 1 और 2 दोनों यानी कि नासिरुद्दीन और गयासुद्दीन तुगलक। बी दिया है 2 और 3 यानी गयासुद्दीन और फिरोज तुगलक। सी दिया 3 और 4 यानी फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। डी दिया है 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है, यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये चारों जो है हिंदू माता के पुत्र थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक सदस्य नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी फिरोज शाह मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जिस वर्ष कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे और उस समय ये जो है किसी दूसरे संस्था का संचालन करते थे। इसीलिए 1885 ईस्वी में ये कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता तीनों कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे और संस्थापक सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी यह कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो उत्तर वहाँ होता है बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन संस्थापक सदस्य नहीं था? तो विकल्प बी सही उत्तर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फलक संस्कृत का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृत, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृत या हड़प्पा संस्कृत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत। जो मध्य पूरा पाषाणकाल की संस्कृत जो है वह फलक संस्कृत के नाम से जानी जाती है, तब विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? विकल्प ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने पेंशन के लिए जो है महारानी से मिलने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था, किंतु सफलता नहीं मिली और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में, लंदन के एक शहर है उसका नाम है ब्रिस्टल, और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उत्तर होता है ये जो है ये लंदन का, ब्रिटेन का एक शहर है ब्रिस्टल, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1833 में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प सी अकबर द्वितीय, जिसके समय में राजा राम मोहन राय जो है लंदन गए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ए अजीजुद्दीन, बी शाह आलम, सी रफ़ी उद्दौला और डी रोशन अख्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन जो है आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बना था। अगला प्रश्न, पाल और प्रतिहार शासन में पत्तला क्या था? विकल्प ए सैन्य टुकड़ी, बी विषय से नीचे की इकाई, सी सिंचाई कर, डी दान में दी हुई भूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विषय से नीचे की इकाई जो होती थी उसी को पाल और प्रतिहारों के शासनकाल में उसी को पत्तला कहा जाता था, तब विकल्प बी सही उत्तर है। हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? ए गौतम बुद्ध, बी शिव पार्वती, सी सूर्य और डी मैत्रेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शिव पार्वती। हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर शिव पार्वती का उल्लेख मिलता है, तब विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन है? तो नंदों के बारे में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख दिया हुआ है उसमें विकल्प देखिए, ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, सी गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख और डी अशोक का निगाली सागर अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा एक प्राचीनतम उल्लेख है जिसमें नंदों की जानकारी दी गई है, नंद वंश की जानकारी दी गई है। तो नंदों की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो विकल्प ए देवल स्मृति, बी नारद स्मृति, सी मनु स्मृति और डी याज्ञवल्क स्मृति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए देवल स्मृति। देवल स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसने
जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए थे, उन लोगों के लिए फिर से हिंदू धर्म में वापस लेने के लिए जो नियम बनाया था, वह नियम जो है देवल स्मृति में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, देवल स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थीं? विकल्प है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख और हुइस्क का मथुरा अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है हुइस्क का मथुरा अभिलेख। जो हुइस्क था कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का था यह? कुषाण वंश का राजा था हुइस्क। और इसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में जो श्रेणियां होती थी वो बैंक का काम करती थीं। प्राचीन काल में 3 प्रकार की श्रेणियों की जानकारी हमको अभिलेखों में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हुइस्क का मथुरा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुनेत से किनके सिक्के के सांचे मिले हैं? विकल्प है ए शुंग, बी कुड़िंद, सी यौधेय और डी गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यौधेय। यौधेय वंश के जो राजा थे, जनपदी राजा थे ये, तो इनके जो है सिक्का बनाने का जो सांचा मिला है वह कहाँ से मिला है? वह सुनेत से मिला है। तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? तो विकल्प है ए अमीर खुसरो, बी शमसुद्दीन वली, सी मीर तकी मीर और डी अमीर हसन सिज्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शमसुद्दीन वली दक्कनी। शमसुद्दीन वली जो हैं इनको उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। शमसुद्दीन वली दक्कनी ये उर्दू के जो है जन्मदाता थे, इसलिए इनको उर्दू का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आलवर संत था? विकल्प है ए कुलशेखर, बी रामानुज, सी श्रीकंठ और डी कल्लट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कुलशेखर। कुलशेखर जो थे वह आलवर संत थे। और आलवर संत कौन होते थे? जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे वे आलवर संत होते थे। दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संत हमको मिलते हैं। कौन कौन? एक तो ये आलवर संत और दूसरा मिलता है नए नार संत। नए नार संत 2 प्रकार के मिलते हैं। तो जो आलवर संत होते थे वह वैष्णव मत के थे और जो नयनार होते थे ये लोग ये शैव मत को मानते थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि कौन आलवर संत था, तो सही उत्तर है विकल्प ए कुलशेखर। अगला प्रश्न, अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? तो विकल्प है ए धान्यकटक, बी प्रतिष्ठान, सी नागार्जुन कोंडा और डी कामरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए धान्यकटक। अमरावती का प्राचीनतम नाम है धान्यकटक। कभी के इस प्रश्न को उल्टा करके पूछ दिया जाता है। अब पूछ दिया जाता है कि धान्यकटक निम्नलिखित में से किस प्राचीन शहर का प्रतिनिधित्व करता है? धान्यकटक किस शहर का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसमें विकल्प दे देता है कि अमरावती और कोई अन्य दे देगा, तो उसमें अमरावती सही होगा। यानी कि धान्यकटक जो है अमरावती का प्राचीन नाम है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंद्र महाभिषेक का विवरण
दिया गया है? विकल्प है ए शतपथ ब्राह्मण में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी अथर्ववेद में और डी ऋग्वेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र महाभिषेक की जानकारी दी गई है, तो विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन पत्तन उपहार किसके तट पर स्थित था? विकल्प है ए कावेरी, बी पेरियार, सी ताम्रपारणी और डी वैगई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कावेरी। जो प्राचीन पत्तन ये था वो कावेरी नदी के तट पर स्थित था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य दें, जिससे कि और आगे वीडियो बनाने में हमको जो है प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।